हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट की आज परीक्षा हो चुकी है। कल भी होगी 7 तारीख में। तो आज की जो परीक्षा हुई है पैट की, उसकी पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं कि किस लेवल का प्रश्न था, ताकि जो बच्चे कल पेपर देंगे उनको ये आइडिया लग सके कि किस लेवल का प्रश्न आया है और जिन्होंने पेपर दिया है वो अपने आंसर मैच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आज की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसका पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पैट परीक्षा जो 6 और 7 तारीख को होने वाली थी, जैसे कि आप जानते हैं। आज 6 तारीख की परीक्षा हो चुकी है और कल 7 तारीख में होने वाली है। तो जो अभ्यर्थी कल की परीक्षा देंगे उनको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिन्होंने पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए, ये देखो, ये हमारे सामने पहली शिफ्ट का पेपर है और पहली शिफ्ट का ही हमारे सामने पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बताइए, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए किसने जीता पुरुष एकल का खिताब? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विक्टर एक्सेलसेन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है, पहली शिफ्ट का आज का, उसका लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, या मैं मॉडरेट से भी कह सकता हूँ कि ईज़ी प्रश्न है। ज़्यादा टफ प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है, मतलब इस पेपर में ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ग्राफ की हम बात करें, जो डीआई से आपका पोर्शन है उसमें पाई चार्ट, टेबल और ये सब पूछा गया है। ग्राफ पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। हाँ, कुछ 1-2 ग्राफ में कुछ प्रश्न टेढ़े रख दिए हैं, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रख दी गई है। लेकिन ओवरऑल जो जीएस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है, बट मॉडरेट से थोड़ा कम लेवल में कह सकता हूँ कि ईज़ी ही आपका क्वेश्चन पेपर कहा जा सकता है। देखो, जैसे दूसरे प्रश्न में आपसे कहा है कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो हमसे इनडायरेक्टली यही पूछा है कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 348, 338, 358 और 359। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पर जो हमने कराया था असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट, अगर आपने किया होगा, तो उस टेस्ट में हमारा ये एक प्रश्न था कि बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। हमने उसमें 3 आर्टिकल पढ़े थे, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो यहाँ पर हमें एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके तहत आपातकाल की घोषणा करी जाती है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर ई। तो अगर आपने आप में से किसी ने हमारा वो प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर था वो नहीं देखा होगा, तो आप देख सकते हैं जिनकी कल परीक्षा है। बिल्कुल उसी लेवल का हमने प्रश्न बनाया था और लगभग वही उसी टाइप के हमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया उसी पेपर से, जो हमने बनाया था आपके लिए, असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट। चलिए, हमसे यही पूछा था इनडायरेक्टली इसमें कि राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो यहाँ पर है ही नहीं वो अनुच्छेद, 352, 356 और 360 के तहत करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में, एक सेकंड फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने, सेफ बोलते हैं इसको, SAFE, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्युलर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, इस मतलब किस संगठन ने सेफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो वो की नीति आयोग, जो हमारे देश का है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको बोलते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इस संगठन की एक ही रिपोर्ट जारी की थी। चलिए, हमसे यही पूछा था। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है फ्यूचर मिनरल्स फोरम, जिसको FMF बोलते हैं, 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो बताइए, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ रियाद, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सऊदी अरब में है, रियाद, सऊदी अरब। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो, हमारे ये करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसने तैयार किया था? अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में भारत के संविधान को पहली बार प्रस्तुत किया था। तो हमसे ये पूछा गया है कि 1928 में पहली बार किसने भारतीय संविधान को प्रस्तुत किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। देखो, मेरा मकसद आपको इस पेपर को एनालाइज करके बताना है कि आपके किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठे हैं, हम तो बस एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर हैं। जो जल्दी में क्वेश्चन का आंसर हमें बता सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा पेपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 में देखो, हमसे पूछा गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। हमने कई बार इस प्रश्न पर जोर दिया है कि ये करंट अफेयर में भी चल रहा है।
और जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें भी मैंने इस प्रश्न को कई बार आपको बताया कि ये पूछे यानी कि इसकी हाई संभावना है। हमसे पूछा है चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए किस वर्ष चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 2023 में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न था क्योंकि करंट अफेयर में भी चल ही रहा है। देखो ये हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ पे आधारित हमसे कहा है कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये हमें कुछ डेटा दिया है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो पेपर है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। हमसे इस डेटा के आधार पर ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ग्राफ पर आधारित प्रश्नों का लेवल भी ठीक ठाक था, हम ये नहीं कह सकते ज्यादा टफ था, ये भी नहीं कह सकते ज्यादा इजी था, मॉडरेट टाइप का था। देखो जैसे इस ग्राफ पे आधारित 8वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, चलिए एक प्रश्न कर ही लेते हैं। देखो इसमें कहा है डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत कितना होगा। तो डाइनिंग टेबल और बुक रैक का अंकित मूल्य देखो और उसका औसत बताना है कितना होगा। तो देखो जो डाइनिंग टेबल है उसका मूल्य हमें दिख रहा है यहाँ पर 1000 रुपए, और जो बुक रैक है उसका मूल्य हमें दिख रहा है यहाँ पर 700 रुपए। इन दोनों का औसत पूछा है, तो जब 1000 और 700 को जोड़ देंगे 1700 हो जाएगा, और औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 850। तो फ्रेंड्स इसी तरह के आपके ग्राफ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आया है। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे जो 11 तक ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, देखो प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है कि कोंगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। एक भारत की पर्वत चोटी है जिसका नाम है कोंगटो। तो ये कोंगटो भारत के किस राज्य में है ये बताना है। प्रश्न नंबर 12 में हमसे ये पूछा है। तो ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है कि पुरुष सूक्त, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि पुरुष सूक्त जो कि 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। 4 वर्ण जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हमसे पूछा गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में इस सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का। तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का हमें वर्णन मिलता है पुरुष सूक्त में। और ये पुरुष सूक्त कहाँ पर है, ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी अच्छे से, तो आपको ये पेपर ठीक ठाक लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है कि इस, देखो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न वह है जिसका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया शुरू में ही, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चित्र द्वारा पहचाना जाता है। तो देखो इसका उत्तर हमें प्रश्न में ही दे दिया गया, तारांकित। जो प्रश्न इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तो हमसे ये पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न में ही उत्तर था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है। ये बताना है, ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें सबसे भिन्न कौन सा है। चांदी, सोना, लोहा और पारा। तो देखो सबसे भिन्न इनमें लोहा है, क्योंकि बाकी सभी धातु हैं, अलोह धातु हैं। चांदी, सोना और पारा धातु है, लेकिन जो लोहा है वो अलग है। क्यों है, क्योंकि इसमें जंग भी लग जाता है, और इसका जो गलनांक है, जो इसका टेम्परेचर है गलने का, वो भी सबसे अलग होता है। तो इसलिए इसमें इनमें सबसे ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रट्टा मार मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है बहुत करीब करीब दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 21 अप्रैल 1843, 20 अप्रैल 1843, या 20 अप्रैल 1844, या 20 अप्रैल 1834। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 17 हमारा ऊपर है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि, अच्छा देखो प्रश्न नंबर 17 से लेकर 21 तक हमें फिर से एक टेबल दी है और कहा है कि इस टेबल के आधार पर प्रश्न नंबर 17 से लेकर 21 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि 20 प्रश्न आपसे DI के पूछे जाएंगे, और मैंने DI की स्पेशल आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, टॉप 20 प्रश्न DI के। तो उस DI की जो मैंने आपको टेबल बना के दी थी, उसमें से एक आपका पाई चार्ट था और एक आपका ग्राफ था, जैसे कि ऊपर निकल गया है, और एक आपकी टेबल थी, और एक हमने दिया था आपको इस DI में डबल ग्राफ वाला क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, क्लास दी थी DI से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन की। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ पर ये टेबल दी है आपको, और कहा गया है कि इसके आधार पर प्रश्न नंबर 17 से लेकर 21 तक का जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स चूंकि हमारे पास इस पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं है अभी, और इसका भी थोड़ा सा कंटेंट भी हमारे पास कुछ पेपर का नहीं है, तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही मॉडरेट टाइप का हमारा आपका ये प्रश्न था।
सारे ही क्वेश्चन मतलब मॉडरेट हम कह सकते हैं, ज्यादा टफ इसको नहीं कहते। देखो आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं जो प्रश्न नंबर 22 है, उस प्रश्न नंबर 22 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 22, 23 कहाँ पहुंच गए? हाँ, 22 तक तो टेबल पर आधारित थे, या 22 वाला प्रश्न कहाँ था? हाँ देखो, 22 वाला प्रश्न आपका रीजनिंग से है, रैंकिंग का प्रश्न है। इसमें कहा है मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें सबसे छोटा कौन है? देखो यहां से मुकेश की बात करते हैं, मुकेश सुरेश से लंबा है और राकेश से छोटा है। जो मुकेश है वो सुरेश से लंबा है और राकेश से छोटा है। तो चलिए इस मुकेश की हम बात करते हैं। ये मुकेश हमने यहां पर लिख दिया, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये मुकेश हमने यहां पर लिख दिया। और इस मुकेश के बारे में हमसे कहा गया है कि जो मुकेश है, ये मुकेश राकेश से लंबा है। तो राकेश इसके हम नीचे लिख सकते हैं, भाई मुकेश सबसे लंबा भी मुकेश है, और ये किससे लंबा है? राकेश से। और मुकेश सुरेश से लंबा है, सॉरी राकेश से तो छोटा है। मुकेश सुरेश से लंबा है, तो जब मुकेश सुरेश से लंबा है तो हमने सुरेश को मुकेश के नीचे लिख दिया लंबाई के हिसाब से। मुकेश लंबा हुआ, सुरेश छोटा हुआ। आगे कहा है लेकिन राकेश से छोटा है, तो जब राकेश से छोटा है मुकेश, तो हमने राकेश को इसके ऊपर लिख दिया मुकेश के। आगे हमसे कहा है राकेश हरीश से लंबा है, जो राकेश है वो हरीश से लंबा है, तो हरीश चलो यहां पर कहीं आ सकता है। और छोटा किससे है? लेकिन अमर से छोटा है। तो सबसे बड़ा अभी कौन है? सबसे बड़ा अमर है। लेकिन जो हरीश है, हरीश इससे छोटा है राकेश, हरीश से। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है। अब ये बताइए, ये जो हरीश है, राकेश हरीश से लंबा है, तो ये हरीश कोई जरूरी थोड़ी कि यहीं पे हो इसकी पोजीशन, मुकेश से बड़ा हो। ये हरीश यहां भी हो सकता है, मुकेश से छोटा भी हो सकता है, या सुरेश से भी छोटा हो सकता है। इसकी तीनों पोजीशन में आ सकती है कि नहीं हरीश की? भाई ये हरीश राकेश से भी छोटा हो सकता है, जो कि हमसे कहा गया है। ये हरीश मुकेश से भी छोटा हो सकता है, और ये हरीश सुरेश से भी छोटा हो सकता है। तो हमारे इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं, सबसे छोटा या तो सुरेश हो सकता है, या सबसे छोटा हरीश हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमारे उत्तर में हरीश और सुरेश दोनों ही दिए हैं, तो हम कह देंगे सी एंड डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास दो उत्तर हो एक साथ, तो निर्धारित सी एंड डी लगा देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, बहुत ही आपके पास मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं क्या है। देखो प्रश्न नंबर 23 में कहा है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 23। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आर्टिकल 48 का ए, अनुच्छेद 48 ए। ये देश के पर्यावरण और संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, अनुच्छेद 48 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। देखो कितना आसान सा प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 24 में हमसे पूछा गया है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? कौन नहीं जानता इसको, बताइए। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है, प्राचीन भारत के इतिहास में जो महावीर स्वामी थे, उन्हें पावापुरी अर्थात बिहार में एक जगह है पावापुरी, जहां पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, कैवल्य मिला। तो जो प्रश्न नंबर 24 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपको कुछ ज्यादा ही रट्टा मार दे दिया है। इसमें हमसे पूछा गया है, हालांकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है कार्टर, इनका 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ? करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा ही रट्टा मार दे दिया, कॉन्सेप्चुअल देना चाहिए था लेकिन फैक्चुअल दे दिया। तो बताइए जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम जिमी कार्टर है, 100 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ, किस तारीख को हुआ? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो इनका निधन हो गया 29 दिसंबर 2024, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल दे दिया, इसको आपको कॉन्सेप्चुअल देना चाहिए था। इतने फैक्ट में इतना डिटेल में क्वेश्चन, चलिए ठीक है, एक आध प्रश्न आपका आने भी चाहिए, वरना कुछ बच्चे होंगे जो 100 में से 100 कर देंगे। फिर यूपी ट्रिपल एससी को समस्या होगी कि किसको रैंक फर्स्ट दें, किसको सेकंड दें। उस हिसाब से एक दो प्रश्न इनको डालते रहने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो हमें ये अनुच्छेद दिया है, और इस अनुच्छेद के आधार पर हमें प्रश्न नंबर, अच्छा 25 के बाद एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 26। देखो प्रश्न नंबर 26 हमारा साइंस से रिलेटेड है, और इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d, इसको मैं 10d ही समझ रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, पर d है। यदि +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो परिणामी शक्ति क्या होगी, ये बताना है। तो जब भी हमें परिणामी शक्ति बतानी होती है, दोनों को ऐड कर देते हैं। भाई +4d -10d, इसका मतलब क्या हुआ? -6d हुआ, ऑप्शन नंबर डी।
26 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 से 31 हमें दिया है एक अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के आधार पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो अनुच्छेद भी बहुत आसान सा है, आप इसको पढ़ के आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं पेपर को एनालाइज, अगर पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा काफी टाइम लग जाएगा। मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस लेवल के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये अनुच्छेद के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है और फिर ये आपको दूसरा अनुच्छेद दे दिया है, इस अनुच्छेद के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। हम चलते हैं हमारे जीएस, करंट अफेयर और जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के प्रश्न हैं, जैसे कि ये देखो, ये हिंदी के हमारे सामने 5 प्रश्न आ गए हैं। जैसे कि 37वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? गुस्से में देखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कहा है जो चैत है, चैत, इस चैत तद्भव शब्द है, चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो चैत का तत्सम शब्द होगा चैत्र। देखो तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं वो शब्द जो संस्कृत के सीधे-सीधे लिए गए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। संस्कृत भाषा से उठाए गए हैं और जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उनको हम कह देते हैं तत्सम शब्द। और जिनमें थोड़ा बहुत हेर-फेर कर दिया गया है, कुछ चेंज कर दिया गया है, उनको कह देते हैं तद्भव शब्द। तो हमसे यही पूछा है जो चैत है, इसका तद्भव, ये चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम हो जाएगा चैत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कितना आसान प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 39, आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौन नहीं जानता आदान का विलोम शब्द प्रदान होगा। आदान प्रदान करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो आज का पेपर था वो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं और मॉडरेट से भी नीचे मैं कह सकता हूँ इजी टाइप का है। पर चलिए इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट तो कह ही सकते हैं। देखो प्रश्न नंबर 40, समय की पहचान, एक किताब है जिसका नाम है समय की पहचान और ये लिखी है सिया राम शरण गुप्त जी ने। एक कविता है ये इनकी, समय की पहचान। तो इसमें कविता का मतलब क्या फोकस किया गया है कविता में, मुद्दा क्या है? तो देखो जैसे इस टाइटल में हमें नजर आ रहा है समय की पहचान, तो मुद्दा समय ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, इसी लेवल का कुछ होगा, कॉमन सेंस का प्रश्न है। भाई कोई टाइटल आपको दिया है समय की पहचान, जो कि सिया राम शरण गुप्त जी की एक कविता है समय की पहचान। तो हमसे ये पूछ लिया कि बताइए ये जो कविता है इसमें किसके महत्व पर बल दिया गया है? तो समय की पहचान में समय के महत्व पर ही बल दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में हमसे कहा है जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विशेष में ज्ञान कराए उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 41, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराता है उसको क्या कहते हैं? तो देखो परिमाण वाचक, ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा और मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी कल परीक्षा देने वाले हैं वो हमारा एक पेपर पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पर सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर, जिसका हमने टाइटल दिया है असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट। आप उसको देख सकते हैं और ये जो आज की शिफ्ट का पेपर है इसको देख सकते हैं। आपका जो पेपर है कल बहुत आसानी से हो जाएगा। जो कल परीक्षा देने वाले हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत आसान है, मॉडरेट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से प्रश्नों को कर लोगे। देखो प्रश्न नंबर 42 में हमसे पूछा गया है कि लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए। दादा भाई नौरोजी, इन्हें अर्थव्यवस्था का अर्थात अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा गया है, जिन्होंने पहले ही एक सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का एक सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस जो पार्टी है उसके पहले भारतीय अध्यक्ष है। बहुत ही प्रचलित हमारे भारतीय इतिहास में ये माने गए हैं। अर्थव्यवस्था में इन्होंने एक जो पहली बार प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था वो भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में। तो हमसे ये पूछा गया था लंदन में ये स्थापना करी गई थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की, ये किसने की? ये दादा भाई नौरोजी ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। देखो इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 43 में कि कौन सा बड़ा है इनमें, रूट 45 या रूट 49 माइनस 1? तो देखो हमें ये पता है जब इसका 49 का हम रूट निकालेंगे तो 7 आएगा और माइनस 1 है, जब 7 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और ये जो रूट 45 है इसकी वैल्यू लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 6 पॉइंट कुछ आएगी, 6 पॉइंट कुछ। तो बताइए 6 पॉइंट कुछ बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 पॉइंट
कुछ बड़ा होगा अर्थात रूट 45 बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन आपका 43 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण अर्थात अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? बताइए इससे आसान कुछ और मिल जाएगा क्या? जो बुद्ध की अंतिम मुक्ति है जिसको परिनिर्वाण कहा या जिसको पाली भाषा में परिनिब्बाण कहते हैं, वो किस उम्र में मिली? परिनिर्वाण कब हुआ बुद्ध का? तो वो हुआ 80 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हमने बहुत डिटेल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब पढ़ा है, वैदिक काल पढ़ा है। हमने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आइए, आपका स्वागत है। आप कोई भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, चाहे वो जीएस हो, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है। मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है। तो आप बेहिचक हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर तक पढ़ाई जाती है और आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है। तो आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आएँ और अपने सपने को साकार करें। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 45 में हमसे पूछा जा रहा है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए भाई सामाजिक कोई वर्ग है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, असमर्थ है, उसको क्या कहेंगे? निरक्षरता कहेंगे क्या? मतलब कम पढ़ा-लिखा? बिल्कुल नहीं। असमानता कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। बेरोज़गारी? बेरोज़गारी भी कह सकते हैं पर गरीबी सबसे अच्छा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गरीबी। भाई कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है, इसका मतलब वो गरीब है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए इससे आसान और क्या मिलेगा आपको? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। देखते हैं 46 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ गया? नीचे है, हाँ ये रहा। देखो भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है टॉप 30 की उसमें ये कई बार कराया है क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी हैं इस समय चर्चा में हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी कहलाते हैं। यही उत्तर आपसे पूछा गया है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति इसका उत्तर हो गया। क्योंकि ये भी करंट अफेयर में चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो जगदीश सिंह धनखड़ जी हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब इलेक्शन होने हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति जी चर्चा में चल रहे थे। मैंने आपको बार-बार जो हमारी टॉप 30 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलती है उसमें कई बार कहा कि उपराष्ट्रपति जी इस समय चर्चा में हैं, तो इस पर कोई प्रश्न ज़रूर बनेगा और ये प्रश्न हमने आपको टेस्ट सीरीज़ में कराया है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 शायद आपको ऊपर मिलेगा। जी, ये रहा। देखो, आपने अगर रीज़निंग पढ़ी हो हमारे चैनल पर हमने कैलेंडर में पढ़ाया था, उसी पे आधारित बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? हमने कैलेंडर में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और वो ये था कि अगर हमारे पास साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन एक ही होते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी साधारण वर्ष का पहला दिन है क्योंकि 2001 की बात कर रहे हैं तो साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन है और ये वर्ष का पहला दिन क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो बताइए कौन-सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने आपको एक लाइन में नोट करके लिखवाया था अगर साधारण वर्ष हुआ, तो वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन सेम होता है और अगर लीप वर्ष हुआ तो अगला होगा। जैसे कि अगर ये लीप ईयर होता, तो 31 दिसंबर को सोमवार से अगला दिन हो जाता मंगलवार। लेकिन यहाँ पर हमारा साधारण वर्ष है सन 2001 तो इसलिए सेम दिन होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 को आप 7 से भाग करेंगे, शेषफल 1 बचेगा और पहले दिन पर कौन-सा दिन आता है? सोमवार आता है। देखते ही इस प्रश्न का आपको उत्तर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बार-बार कहता हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश ग्रामर तक सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और हम आपको टेस्ट सीरीज भी कराते रहते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका मकसद है, जो भी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की आप तैयारी बेहिचक कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। देखो 48 में हमसे कहा है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को, देखो इसको पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा पर थोड़ा-थोड़ा मुझे ये समझ में आया कि सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। कौन-सा ऐसा प्रस्ताव था उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में। तो एक प्रस्ताव आया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में। इसका उत्तर वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस हमारा मकसद पेपर को एनालाइज़ करना है और ये बताना है कि जो पेपर है, वो आपका ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। देखो यहाँ पर हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता में पढ़ा है
जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है बताइए? इससे इजी और आपको क्या ही मिलेगा? इससे पूछा है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। भाई पाषाण काल, लौह युग ये तो अलग है। पूरा पाषाण काल और पाषाण काल ये तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल हैं। लौह युग हमने देखा उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई। यूपी का अतरंजी खेड़ा एक जगह है, वहां पर लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में इसके साक्ष्य मिले, या ऋग्वैदिक काल के अंत में भी कह सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है रैंकिंग का। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष की रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से क्या होगी? तो आयुष की रैंक ऊपर से 15 है। भाई 45 छात्र हैं किसी कक्षा में, ये आयुष बैठा ऊपर से 45वें नंबर 15 नंबर पर, ऊपर से बैठा है यहाँ से। टोटल विद्यार्थी 45 है, तो हमें ये बताना है जो आयुष है ये नीचे से कितनी रैंक पर बैठा है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जो टोटल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बराबर ऊपर से रैंक, जैसे कि ऊपर से यहाँ पर 15 है, प्लस नीचे से रैंक, चलो नीचे से हम मान लेते हैं बी अर्थात बॉटम से रैंक, और -1। तो हमें बी का मान निकालना है, तो बी का जब मान निकाल लेंगे टोटल हमारे पास क्या है 45 विद्यार्थी हैं। ये 15 घटेगा 30 रह जाएगा, 30 में 1 जुड़ेगा 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैंकिंग का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न रैंकिंग का, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित है। किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, आयुष की रैंक ऊपर से 15 है, नीचे से क्या होगी? तो टोटल बराबर ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक -1। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब 45 का उत्तर नंबर ए अर्थात 31 आंसर आ जाएगा। आयुष की जो रैंक है वो नीचे से 31 भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 कहाँ मिलेगा हमें? प्रश्न नंबर 51 ये रहा। थोड़ा सा देखो यहाँ पर कटा हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, फोटो खींचने में कुछ मिस्टेक हो गई। ये इंग्लिश पर आधारित प्रश्न है, इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें फिल इन द ब्लैंक पूरा करना है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखो व्हाट हैव यू यूजुअली, ये तो नहीं आएगा। व्हाट डू यू यूजुअली हैव, ये भी नहीं आएगा। व्हाट डू यू यूजुअली हैव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि तुम आमतौर पर ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो या क्या लेते हो? तो ऑप्शन नंबर सी, जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे कहा है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि ये जो हमें 5 ऑप्शन नीचे दिए हैं, हमें इसमें कोई एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो अनेक शब्द क्या है? ये है देखो, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, यानी कि कुछ लोगों का वो समूह जो जहाज या एयरक्राफ्ट पर काम करता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं स्क्रू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए ये किसको समझने में समस्या है? चलिए प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। इसमें कहा है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ब्लर हो रहा है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो ये हमें कुछ वर्ड दे दिए इधर-उधर बखेर के, बिखराव करके दे दिया और हमसे कहा गया इनसे कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनाइए। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें रामा नजर आ रहा है, ठीक है? जब रामा नजर आ रहा है तो रामा, फिर हेल्पिंग वर्ब में, बी। अगर हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं सबसे पहले तो निगेटिव भी बन सकता है इससे। में शुरू में आ सकता है कि नहीं? भाई शुरू में लग जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो किसी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क तो नहीं नजर आ रहा, तो मतलब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव ही बनेगा। तो रामा जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रामा सब्जेक्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको? रामा सब्जेक्ट ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। रामा में बी इन द गार्डन, रामा जो है वो गार्डन में हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। भाई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी बन सकता था, अगर लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क हमें नजर आता तो इसमें एक हम शुरू में भी रख सकते थे, रामा मे बी, तो हो जाता मे रामा बी इन गार्डन। क्या रामा गार्डन में हो सकता है? ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया इसका। तो हो गया हमारे पास रामा मे बी इन द गार्डन, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स देखो ये आपको कुछ डायरेक्शन दी है, फिर आपको ये एक अनसीन पैसेज दे दिया इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 55 तक के 3 क्वेश्चन आपको इस पर आधारित बताने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर करेक्टली। तो ये आपके पास एक यहाँ पर अनसीन पैसेज दिया गया और इस पैसेज के आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको पढ़ें। हम सिर्फ पेपर को एनालाइज़ कर रहे हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो किस लेवल के आपको प्रश्न दिए गए हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास
कितने प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर? 55, तो 56 पे चलते हैं हम डायरेक्ट। देखो 56 हमारे पास फिर से जो जीके टाइप के प्रश्न है वो आ गया। 56 में हमसे कहा है कि जनवरी 2025 में कौन-सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो देखो कई सारे देश बने ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य, उनमें एक देश था मिस्र, ऑप्शन नंबर बी। और भी 2-3 देश थे जो ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें मुख्यतः 5 कंट्रीज हमने देखी। ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स को अगर लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा BRICS। इस बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब भी कुछ है। तो ये हमारे पास मुख्य कंट्री थी ब्रिक्स में। अब इसका कुछ विस्तार कर दिया गया है और इसमें कुछ सदस्य जोड़े गए हैं, कुछ देश जोड़े गए हैं। तो उन देश में एक देश था मिस्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसका उत्तर हो जाएगा इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 हमसे कहा है आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? अर्थात जो आदि पुराण है हमसे ये पूछा गया है, जो जेएनयू के तीर्थंकर होते हैं, हमें पता है 24 तीर्थंकर हैं, तो कौन से तीर्थंकर पर आधारित ये आदि पुराण लिखा गया है? या आदि पुराण का संबंध कौन से तीर्थंकर से है? तो बताइए किससे है? आदि पुराण का संबंध आदिनाथ से जो है, आदिनाथ जी से है, जो कि जेएनयू के पहले तीर्थंकर थे। और इनका नाम बताइए, इनका पहला नाम क्या था? ऋषभदेव। ऋषभदेव भी इन्हीं को कहते हैं। तो जो आदिनाथ हैं जेएनयू के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। आदि पुराण इनसे संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखते हैं क्या पूछा गया है। 58 में पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाएगा? तो बताइए निर्वात में प्रकाश की गति होगी और माध्यम में प्रकाश की गति होगी। उन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो उस अनुपात को क्या कहेंगे? तो उस अनुपात को कहेंगे अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर ए। फिजिक्स का आपके सामने एक क्वेश्चन था साइंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखो 59 में आपके पास ब्लड रिलेशन का एक संबंध है, क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है, वो उसका परिचय देते हुए एक महिला कह रही है, क्या कह रही है? कि उसकी माँ देखो वो पुरुष है जिसकी ओर महिला इशारा कर रही है, कह रही उसकी माँ, इस पुरुष की माँ बना दो। चलो ठीक है, माँ बना दी। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो बताइए ये जो उसकी माँ है, इसका पिता है कोई और उसकी इकलौती बेटी है ये। यानी कि ये खुद ही की तो बात कर रही है ये महिला खुद की बात कर रही है और ये जो है ये इसका बेटा है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो बताइए पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ये पुरुष इस महिला का क्या लगेगा? बेटा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लड रिलेशन का बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है। अगर आपने हमारी रक्त संबंध की क्लास करी और रीजनिंग में, तो हमने आपको 3 टाइप में पूरा वो ब्लड रिलेशन समझाया बहुत अच्छे से। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर आइए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर आप रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश ग्रामर इन सभी की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 में हमसे कहा है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा माध्यम कार्य करता है? तो कौन-सा माध्यम? देखो वितरण चैनल उनको बोलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 60 है, जो लोगों तक अधिशेष पहुंचाने की जो कार्य किया जाता है वो वितरण चैनल के द्वारा किया जाता है। अब ये जो वितरण चैनल है, ये किसका हिस्सा होते हैं? भाई वितरण चैनल में मानव होते हैं, मानव शक्ति होते हैं, मतलब मैन पावर होती है। तो देखो इस प्रश्न का 2 उत्तर हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट उत्तर की बात करें तो वितरण चैनल, और वितरण चैनल होता है मैन पावर पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसको हम कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो वितरण चैनल होते हैं वो कुछ संस्थाएँ होती हैं, देखो वित्तीय संस्थान, सरकारी नीति, ये सब इसमें सटीक नहीं बैठ रहे हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छा मुझे इसमें लग रहा है, देखो एक बार फिर से पूछ लेते हैं, भारत अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा माध्यम कार्य करता है? तो कौन-सा माध्यम का कार्य करेगा? सरकारी नीति तो नहीं करेगी, वही वित्तीय संस्थान भी नहीं करेगा। वित्तीय संस्थान तो उसको पोषित करेगा। वाणिज्य केंद्र भी नहीं कर सकता, वाणिज्य केंद्र तो अलग होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि बताइए, हालाँकि वाणिज्य केंद्र भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन के मुझे 2 से 3 उत्तर लग रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। हो सकता है ये भी हो, पर मानव शक्ति मुझे सबसे सटीक लग रहा है।
उसके बाद ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या बी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखो ये रहा। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो बताइए, जो 2025 में पुणे में आयोजित एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था उद्यमिता विकास सम्मेलन, इसका मुख्य जो विषय था वो क्या था? देखो, इसके जो सम्मेलन था, नाम में ही उद्यमिता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ये इसका मुख्य विषय था जो पुणे में हुआ, विकास सम्मेलन 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 नहीं 62। देखो 62 में हमसे पूछा गया है कि जो लीबिया लीबिया की राजधानी कहाँ है? देखो, एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में जिसका नाम है लीबिया। इस लीबिया की राजधानी पूछी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी होती है त्रिपोली। चलिए प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं। देखो फिर से 63 में हमसे क्या कहा गया है, एक बार देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 से 67 तक निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, प्रश्नों का उत्तर दें। देखो फिर से ये हमें कुछ, हाँ, ये कुछ हमें दिया है डेटा, इसके आधार पर हमें कुछ जानकारियों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या ये दी गई है, पाई चार्ट, बिल्कुल। देखो, जो मैंने आपको एक क्लास कराई थी परसों, बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने आपको कुछ डीआई के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। उन 4 क्वेश्चन पर आधारित हमारे टोटल 20 प्रश्न थे। उनमें सबसे पहले मैंने पाई चार्ट दिया था और बिल्कुल इसी पैटर्न पर दिया था कि एक सरकारी खर्च है, उसको कहाँ-कहाँ पर खर्च किया जाता है, उस पर आधारित 5 प्रश्न थे। तो बिल्कुल वही चार्ट आपको ये दिया गया है, इसके आधार पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए, इसको आप मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते पेपर को, मैं आपको यही बार-बार कह रहा हूँ। हम यहाँ पर पेपर को एनालाइज़ करने बैठे हैं। अगर हम यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने लगे हैं, तो हमें टाइम काफ़ी लग जाएगा और हमें टाइम ज़्यादा इसमें लगाना नहीं है, बस हमें एक एनालाइज़ करते हुए चल रहे हैं कि किस लेवल का आपका पेपर पूछा गया है। चलिए फिर कौन से प्रश्न पर हम आ गए हैं? प्रश्न नंबर 68, क्योंकि 67 तक तो पाई चार्ट पर आधारित था। देखो 68 में पूछा गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले एक योजना हुआ करती थी काम के बदले अनाज, 1980 में इसका नाम बदल दिया गया था। नाम बदल के क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार, शायद ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण रोजगार गारंटी तो ये तो हमारा नरेगा वाला हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट का वो वाला। लेकिन हमसे पूछा ये जो इसका नाम बदला, ये बदला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट तो जो नरेगा है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हमसे पूछा ये जो अनाज के बदले मतलब काम के बदले अनाज कार्यक्रम था, 1980 में इसका नाम बदला गया, तो नाम बदल के क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे क्या पूछा गया है? एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो बताइए कितने वर्षों में एशियाई खेल एक बार आयोजित होते हैं? हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं, जो कि आपके 27 का हमारा 70, जो कि आपके मैथ पर आधारित है। देखो, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें आप डायरेक्ट देखते ही उत्तर लगाते, इसलिए मैंने आपको बोला बार-बार कि आपका जो पेपर था उसको डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते किसी भी एंगल से। उसने कहा यदि 2994 को 14.5 से भाग करते हैं तो ये आता है 172। अगर हम 29.94 को 1.40 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? देखो कुछ किया क्या इसने? बस दशमलव ही तो लगा दिए। भाई यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव दी है, यहाँ पर 2 अंक बाद कर दी और यहाँ पर हमें दशमलव नहीं दिया था, यहाँ पर 2 अंक बाद कर दिया। तो ये जो 172 हमारा उत्तर है, इसमें कितना उत्तर हो जाएगा? इसका 70 का जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। कुछ करना करना ही नहीं था, सिंपल सा इसका आंसर आ गया 17.2। इसमें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखते आप इसका उत्तर लगा देंगे 17.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71। देखो, बचपन से हमने इसके बारे में सुना है, स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? बस ये कह दिया गया। तो किस वर्ष हुआ ये बताना है। तो ये हुआ था 1893 में। बहुत ही ऐतिहासिक भाषण स्वामी विवेकानंद का हम बहुत अच्छे से जानते हैं। शिकागो शिकागो में जब धर्म संसद आयोजित हुआ,
तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने एक भाषण दिया था, लेकिन हमसे पूछा प्रश्न में कि ये जो शिकागो में धर्म संसद आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 1893 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 72 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 में हमसे पूछ लिया गया है, देखो अभी ये चर्चा में रहा 2-3 महीने पहले जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ तनातनी चल रही थी, तो हमसे पूछा भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का क्या नाम था? तो उस संधि का नाम था सिंधु जल संधि। आपने सुना होगा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। इस पर खूब रील्स भी बनी थी कि प्यासा मार देंगे पाकिस्तान को। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न बना है, बहुत ही चर्चा में रहा है। आपने इसको देखते ही उत्तर लगा दिया होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर भी हमारे चैनल पर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बेहिचक। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार-बार कि अगर आप देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप आइए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए। हम आपको संपूर्णता में हर एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। जीएस पढ़ाते हैं, मैथ, रीज़निंग पढ़ाते हैं, करंट अफेयर आपका अपडेट कराते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं और फिर आपको टेस्ट सीरीज़ भी कराई जाती है। तो अगर आप भी देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आसानी के साथ किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। देखो प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, इसमें क्या कहा है? एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो देखो कौन-सा ऐसा पदार्थ है एसिड, हम जे जब स्कूल टाइम में थे हमने देखा था कि एसिड को जो होता है, जो अम्ल जिसे बोलते हैं, वो काँच की कुछ शीशों में रखा मिलता है, बोतलों में। क्यों? ताकि वो रिएक्शन ना करे किसी किसी के साथ। अगर उसको हम लकड़ी या किसी और उसमें रख देंगे तो उसकी रिएक्शन हो सकती है। तो जो एसिड है होता है उसको काँच और सिरेमिक के बर्तनों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। प्रश्न नंबर 74 में हमसे कहा है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? या अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। क्या अर्थ था अविकसित अर्थव्यवस्था का, ये बताना है। वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये नहीं। वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि हमें जो विकसित अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था देखते हैं, वो प्रति व्यक्ति आय की देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जहाँ कम होगी, वो देश अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 में हमसे पूछा है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन पशमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये देखो एक समारोह था जो कि सिंगापुर में आयोजित हुआ 2000 जनवरी 2025 में, नई दिल्ली में सॉरी। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति आए थे। मतलब सिंगापुर की एक स्कीम है, सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार इन्होंने वितरित किया। तो ये पूछा गया है कि किस व्यक्ति को ये सम्मान दिया गया? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है तरुण दास। तरुण दास को ये सम्मान दिया गया था 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 76 में हमसे पूछा गया है, देखो फिर से हमारे पास ये सिंपल सी एक टेबल दी है, डीआई से आधारित हमारे 5 प्रश्न फिर से आ गए हैं। ये हमें टेबल दी है, यहाँ पर देखो ये कुछ प्रमुख फसलें दी हैं। ये पहली फसल है राई, दूसरी फसल है सरसों, तीसरी जई और चौथी गन्ना है और 5वां है गेहूँ। और ये फसल उगाने वाले 4 लोग आपके सामने हैं। एक रोशन है, एक प्रभाकर है, एक तेजा है और एक भार्गव है और 5वां है कृष्ण। अब यहाँ पर हमें डेटा दिया है, बहुत ही सिंपल सी हमें टेबल दी है। इस सिंपल सी टेबल के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। बताइए इससे आसान प्रश्न और क्या मिलेगा आपको? प्रश्न में पूछा गया है, देखो 76वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? तो तीसरी फसल कौन-सी है पहले तो ये देखो टेबल में। ये राई पहली फसल है, दूसरी सरसों है, तीसरी जई है, जई। ये तीसरी फसल है। तो सबसे कम कहाँ लग रही है आपको? सबसे कम कौन-सी संख्या दिख रही है बताइए? सबसे कम आपको लग रही है 180। अगर मैं सही सही बोल रहा हूँ तो 180 सबसे कम है। भाई 340, 180, 250 ये। तो ये 180 किसने उगाई? सबसे कम फसल तीसरे नंबर की प्रभाकर ने। तो देखो इससे आसान और आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही प्रश्न आपको और भी दिए गए हैं, इस पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से आपके प्रश्न हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूँ के बीच का अनुपात बताना है। तो जो कुल सरसों है उसको को टोटल कर लेना था, जो कुल गेहूँ उसको टोटल करने था और बस दोनों को आपस में भाग करने दी थी। भाग करनी है या करनी थी, उनका अनुपात आ जाएगा।
देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत का बीच का अंतर। भाई जो राई है उसका औसत निकाल लेंगे, टोटल करेंगे और भाग 5 कर देंगे क्योंकि 5 किसान हैं, और जो जई है उसका टोटल करेंगे, भाग 5 करेंगे और फिर उनके बीच का अंतर कर देंगे दोनों का, क्योंकि औसत निकाल के दोनों का अंतर करना है। तो इससे आसान प्रश्न और कुछ हो सकता था क्या? और ऐसे ही प्रश्न हमने आपको, जो हमारा पहला टेस्ट था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट अभी भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। जो अभ्यर्थी कल पेपर देने वाले हैं वो हमारे उस पेपर को जरूर देखें, क्योंकि आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वाला, ये जो शिफ्ट का पेपर हुआ, इसको भी देखें। आपको जो कल पेपर देना है वो आपको बहुत आसान लगेगा, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या क्या कहा है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। मतलब जो तेजा ने फसलें उगाई हैं उसका औसत बताना है। तो देखो तेजा ने कौन सी फसल उगाई है, तेजा ने ये पांचों फसल उगाई है, ये इधर वाली है। इन सबको जोड़ना था और इनका औसत बताना था, 5 से भाग करनी थी। बताओ ज्यादा टफ पेपर था क्या? बिल्कुल भी नहीं। डीआई के प्रश्न तो जो एक दो ग्राफ को अगर हम छोड़ दें, बाकी बहुत आसान आपको डीआई के प्रश्न मिले हैं। देखो आगे प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में फिर से रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत था? दोनों का जोड़ लेते हैं, जिसमें ज्यादा होगा उसका प्रतिशत निकाल देंगे, बस उत्तर आ जाएगा जो भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 81 की। प्रश्न नंबर 81 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा गया है, एक समिति है जिसका नाम है अनुशीलन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में, अनुशीलन मुख्यालय, जो कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उससे रिलेटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 में हमसे कहा है जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो बताइए ये अधिनियम 2023 कब लागू हुआ जैविक विविधता के आधार पर? क्वेश्चन नंबर 82, ये हुआ 1 अप्रैल 2024 को लागू। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में हमसे कहा है, देखो इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही आसान आपका पेपर मैं कह सकता हूं, अगर आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें हमसे कहा है यदि x और y सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम कितना होगा? सह अभाज्य का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1 और 7, ये दोनों अपने आप में सह अभाज्य होंगी, क्योंकि इनका जो कॉमन गुणनखंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे 2 3 4 कुछ नहीं हो सकता। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो बताओ दोनों की गुणाई तो कर देंगे, 6 सत्ते 42 होता है। तो एक संख्या x है, एक संख्या y है, दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब है कि दोनों के गुणनखंड कॉमन नहीं होते, बस एक होता है, वो एक तो सभी का कॉमन होता है। तो जब भी हमें सह अभाज्य संख्या को एलसीएम निकालना होता है, दोनों की गुणा कर देते हैं। तो दो सह अभाज्य संख्या में दी है x और y, उनका एलसीएम पूछा है, ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई। भाई जैसे यहाँ पर 6 और 7 का तुम एलसीएम निकालोगे तो 6 गुना 7 ही कर देंगे, बस 6 सत्ते 42 एलसीएम आ गया। उसी तरह से 83 का प्रश्न था। बताइए इसमें कुछ था क्या प्रश्न में? चलिए प्रश्न नंबर 84 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 शायद ऊपर मिलेगा, बिल्कुल ये रहा। प्रश्न नंबर 84 में हमसे कहा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखो अगर आपने हमारे चैनल पर करंट अफेयर की क्लास की हो, तो मैंने विश्व उपभोक्ता करंट अफेयर पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके टॉप 5 एमसीक्यूज कराए थे, उसी से हमारा ये प्रश्न डायरेक्ट आया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिनियम। इसमें कुछ अभी मॉडिफाई किया गया है, मैंने आपको बताया था वो करंट अफेयर की क्लास में, अगर आपने देखी होगी तो वहीं से हमारा प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न नंबर 27 जो 84 है उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 85 की ओर चलते हैं। 85 में कहा गया है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो बताइए जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हीं ने स्वीकार किया था कि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, और इन्होंने घोषणा करी थी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्रश्न नंबर 85 का जो उत्तर हो गया आपके पास वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए प्रश्न नंबर 86 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 में देखो क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बताइए कौन सा राज्य है जिसका पारंपरिक नृत्य का नाम देखनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोवा। जो देखनी है एक पारंपरिक नृत्य है, और किस राज्य का है? ये गोवा का है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87, इसमें कहा है डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो डीटीएम क्या होता है? इसकी एक फुल फॉर्म होती है डीटीएम की, अगर आप देखें तो उसमें कुछ चरण होते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किस चरण में देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, दूसरा चरण जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है।
चलिए प्रश्न नंबर 88 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो कार्बोनिक एसिड, देखो इसके नाम में कार्बोनिक कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के संपर्क में आकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। बताइए फ्रेंड्स, किसको समस्या है समझने में? तो आपका जो पेपर था पैट का शिफ्ट 1 का आज का 6 तारीख का, उसको मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ईज़ी प्रश्न था। मतलब ईज़ी तो नहीं कहना चाहिए, चलो मॉडरेट था। मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, ना ईज़ी ना डिफ़िकल्ट। लेकिन मध्यम से भी थोड़ा-सा कम लेवल मैं इसको कहूँगा। लगभग ईज़ी में कुछ हाई कह सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं था पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा था, जो डीआई के प्रश्न थे उसमें कैट लेवल के क्वेश्चन दे दिए थे मैथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। इसमें कहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? कौन-सा वो अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53 और इसका भी उपखंड 1। चलिए यहाँ पर हमें सिर्फ अनुच्छेद 53 दिया है तो बस हम टिक कर देंगे अनुच्छेद 53। इस 53 अनुच्छेद में हमसे कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 90 में हमसे कहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? देखो, सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें आयतन के हिसाब से तो वो अमेज़न नदी है। लंबाई की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो यहाँ पर नील नदी वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेज़न नदी। देखो कितना आसान सा प्रश्न आपको दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप भूगोल में पढ़ेंगे डोलरम क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास बनता है, जहाँ पर नील नदी, अमेज़न नदी ये सब पाई जाती हैं। नील नदी हमें पता है ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका में है और जो दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें वहाँ पर कांगो नदी है, नील नदी है। तो ये सब डोलरम क्षेत्र में पाई जाती हैं तीनों चारों नदियाँ। तो हम पढ़ेंगे भूगोल में। तो सबसे लंबी नदी हमसे पूछा है, तो सबसे लंबी अगर पूछता वैसे वास्तव में सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है। लेकिन आयतन के हिसाब से सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालाँकि इसमें अगर ऑप्शन होता नील नदी, तो नील नदी उत्तर सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 में हमसे कहा है फ्रेंड्स, थोड़ा-सा यहाँ पर हमें फ़ोटो में क्लियर नहीं है, पर चलो एक बार देख लेते हैं। शायद ये क्वेश्चन नंबर इधर हमारे पास 91 ही है। देखो प्रश्न नंबर 91 में हमसे क्या कहा गया है, एक बार देख लेते हैं। देखो इससे आसान कुछ मिल जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़ो। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन-सी होगी? चलो मैंने लिख दी 999। भाई यही तो सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की। चलिए ऊपर थोड़ा-सा समस्या तो थोड़ा-सा नीचे करके लिख देता हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उसके बाद कहा और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन-सी होगी? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन-सी होगी बताओ? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होगी। इन दोनों का हमसे क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो बताओ इससे आसान कुछ मिल सकता है आपको? 989, इनका अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। मैंने जब आपको पहला पेपर दिया था अपने चैनल पर जिसका मैंने नाम रखा था असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि इतना ईज़ी पेपर आता है क्या? अब आप देख लीजिए पेपर का लेवल कितना है। बिल्कुल इसी लेवल के मैंने आपको प्रश्न दिए थे। मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश के। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 92 में हमसे पूछा गया है, जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ वो कहाँ है? विजय स्तंभ, क्वेश्चन नंबर 92 देखो ये रहा इधर, विजय स्तंभ पूछा गया है कहाँ है? तो विजय स्तंभ राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 93 में हमसे पूछा गया है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 93 है, आप इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? यानी कि जो हमारा भूजल होता है धरती के नीचे, तो जहाँ पर भूजल कम पाया जाता है, वहाँ पर किस तरह की चट्टान पाई जाएगी, किस तरह की चट्टानों की संरचना पाई जाएगी, ये पूछा है। तो चूना पत्थर वहाँ पर हमारा पाया जाता है, चूना पत्थर संरचना है। ऑप्शन नंबर बी, जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 94 में हमसे कहा है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन
और निर्मित तीव्र गश्ती पोत, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफपीवी, अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए। तो बताइए कौन सा ऐसा मतलब कंपनी है जिसके द्वारा ये दोनों लॉन्च किए गए? एक तो अमूल्य और अपक्षय अक्षय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफपीवी। तो किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किए गए? शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। करंट अफेयर से रिलेटेड था, अभी 2025 की कहानी है ये, तो हम हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोवा शिपयार्ड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड है। गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है? हमें बताना है गुड़हल का जो पौधा होता है वो कैसा होता है। नपुंसक, नपुंसक बिल्कुल नहीं। बहुत छोटा, उभयलिंगी, बिल्कुल उभयलिंगी होता है। जो गुड़हल का पौधा होता है उस पे स्त्री और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं, गुड़हल के पौधे का जो फूल होता है उस पर। तो ये हमसे पूछा गया है कि जो गुड़हल के पौधे का फूल है वो कैसा होता है? वो उभयलिंगी होता है। स्त्री और पुरुष दोनों जननांग उस पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था 55, सॉरी 55 नहीं 95। अब चलते हैं 96 की ओर। प्रश्न नंबर 96 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इसको कौन नहीं जानता? ये बिल्कुल उसी से मैंने आपको बताया था जो लेबर इंटरनेशनल लेबर डे, उसी से रिलेटेड बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय। मैंने इस पर भी आपको एक करंट अफेयर की क्लास दी थी। अगर आपको आपने की हो किसी ने, तो आपको हमारी उसी क्लास से ये प्रश्न आपको नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात न्यूयॉर्क। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बात करते हैं 97 की। प्रश्न नंबर 97 में हमसे क्या कहा गया है? देखो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो कि हिंदी से रिलेटेड दिया है। उसने कहा है ऊंट अपने वसा जमा करता है। कहाँ करता है ऊंट वसा जमा? देखो ऑप्शन हमें क्या क्या दिया है, ये बहुत ही हास्यास्पद ऑप्शन दिया है। आगे ऑप्शन नंबर बी हम्प, पैर या पेट। जो ऊंट है वो वसा कहाँ जमा करता है? तो वो करता है अपने कुबड़ में। कुबड़ को कहते हैं हम्प। जो ऊंट होता है उसके कुबड़ में अर्थात हम्प में वसा पाई जाती है या वसा का स्टोर रहता है। तो यही पूछा गया है कि ऊंट अपनी वसा का स्टोर कहाँ करता है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं आगे की, कौन सा प्रश्न हमारे सामने होगा? प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में हमसे कहा गया है कि आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय, जिसको बोलते हैं एफ एंड बी, प्रीमियर खाद्य एंड पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया ऑप्शन नंबर ए इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। देखो बहुत ही आसान प्रश्न, जब मैंने आपको टेस्ट दिया था तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था इतना इजी पेपर आता है क्या? उससे भी इजी ये क्वेश्चन आपके सामने है। 2/5 को प्रतिशत रूप में बदलना है, कितना होगा? तो 2/5 को कुछ करना था क्या? बस 100 से गुणा करनी थी। 100 से काट देंगे, 5 को जब 100 को 5 से काट देंगे तो 20 बार कट जाएगा। और 20 दूनी कितना होगा? 20 दूनी होगा 40। बस बताइए, ये पैट का पेपर था। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो अभ्यर्थी कल की परीक्षा देंगे वो हमारा पैट का जो हमारा पेपर है जिसको हमने नाम दिया है असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट, आप उस टेस्ट को जरूर करें। आपको हमारे उस टेस्ट से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, देखो इसका उत्तर आएगा 40%। ये हमारे पास 20 है क्योंकि पीडीएफ पे थोड़ी सी लिखने में समस्या हो रही है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। तो ये कट गया 100, 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। 2 गुणा 20 करेंगे तो आ जाएगा 40%, अर्थात 2/5 का प्रतिशत रूप लिखेंगे तो 40% आएगा। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है? चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमसे, सॉरी प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 में हमसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बताइए। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा, इस टाइप का नीचे से में भारत का मैप दिखता है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा साफ करके बना दूं तो हमसे यही पूछा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर दिखेगा। ये नीचे से हमारे भारत के मैप की रूप होता है, प्रारूप होता है। तो इधर ये पश्चिम दिशा होगी, इधर इधर पूर्व दिशा होगी और ये नीचे दक्षिण दिशा होगी कि नहीं? तो हम अच्छे से जानते हैं जो नीचे दक्षिण दिशा है यहाँ पर हमारे भारत का हिंद महासागर दिखाई देता है। इधर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। और इधर इधर जो है पश्चिम में हमसे पूछा है, तो पश्चिम में क्या दिखाई देगा? पश्चिम में अरब सागर दिखाई देगा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो आपका पैट का आज का जो पेपर था 6 तारीख का, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हमारे सामने है। ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट से भी हम हल्का ही कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप किसी भी देश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जो अभ्यर्थी कल का पेपर देने जा रहे हैं पैट का, वो ज़रूर हमारे उस पेपर को करें। हमने डीआई के भी आपको 20 प्रश्न कराए हैं और 2 एक अंतिम टेस्ट भी कराया है। तो आप ये वाले पेपर देख लीजिए शिफ्ट के और हमारा पेपर देख लीजिए, आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और चलिए जाने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए।